गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन टू टाइप से किया जाता है। फर्स्ट, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। यदि डेटा स्ट्रक्चर में क्यू का रिप्रेजेंटेशन एरे से किया जाता है तो उसे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा था। टुडे क्लास में हम डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पॉइंटर, यदि डेटा स्ट्रक्चर में क्यू का रिप्रेजेंटेशन पॉइंटर का यूज करते हुए किया जाता है तो उसे डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था। आज उसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि पॉइंटर का यूज करते हुए क्यू पर इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन को किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 3 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। हैज़ इंक्लूड iostream.h मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। सेकेंड, हैज़ इंक्लूड conio.h means console input output.h, and third has include alloc.h means allocate.h। इसी प्रकार क्यू का एक स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया है, क्योंकि पॉइंटर का यूज करते हुए क्यू को डिफाइन करना चाहते हैं। तो क्यू का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया गया है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, और स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद में जिस आइटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं उसका नेम। तो अपन क्यू का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए क्यू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब अपन ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि पॉइंटर के द्वारा जब अपन लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें नोड का यूज किया जाता है, और नोड जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट डेटा पार्ट, जिसे इंफॉर्मेशन फील्ड कहा जाता है, जिसमें एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है int नंबर, इसमें एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट, उस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो करंट नोड के आगे वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखती है। तो जब एड्रेस को स्टोर करने का वर्क होता है वो पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्ट क्यू के पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है पॉइंटर नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। स्ट्रक्चर का वर्क पूरा, इसलिए स्ट्रक्चर को कर्ली ब्रेसेस लगा के क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब C++ जो है वो उप्स कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो पूरा प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक क्लास डिफाइन की है, क्लास क्यू, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब स्टूडेंट अपन ने जो क्यू का स्ट्रक्चर डिफाइन किया था वह आउटसाइड द क्लास था। तो आउटसाइड द क्लास यदि कोई भी आइटम डिफाइन किया गया होता है तो उसको क्लास रीड नहीं कर पाती है, इसलिए उस स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्यू का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पॉइंटर स्टार्ट। तो क्यू का जो फर्स्ट नोड होगा उसका जो एड्रेस होगा वह स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा स्टोर कर लिया जाएगा। C++ में जो भी अपन फंक्शंस और वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वह पब्लिक मोड में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो पब्लिक मोड में जो भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेयर एंड डिफाइन किए जाएंगे वह क्लास के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किए जा सकते हैं। क्यू पर 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन।
तो क्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर। ऐड फंक्शन जो कि क्यू में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए वर्क में आएगा, और डिल फंक्शन जो कि क्यू में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डिलीट करने के वर्क में आएगा। उसके बाद क्यू की करंट पोजीशन क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रेवर्स फंक्शन डिक्लेयर किया है, जो कि आपके क्यू में प्रेजेंट एलिमेंट्स की लिस्ट को डिस्प्ले करता है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जो क्यू होती है वो आपकी एम्प्टी होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो क्लास नेम के सिमिलर होता है। जैसे आपका क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसमें हमने डिफाइन कर दिया स्टार्ट इक्वल टू नल, क्योंकि स्टूडेंट स्टार्टिंग में जो क्यू होती है वो आपकी एम्प्टी होती है, इसलिए एम्प्टी होने के सिचुएशन में स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में नल को स्टोर किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो प्रोग्राम है ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। किसी भी प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बिना आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मेन फंक्शन के अंदर टू टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, INT वैल्यू एंड CH सेमीकोलन से टर्मिनेट। जितने भी स्टेटमेंट होंगे स्टूडेंट उनको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। CHAR करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, चॉइस सेमीकोलन से टर्मिनेट। CLR SCR फंक्शन क्लियर स्क्रीन फंक्शन, जो कि स्क्रीन पर पहले से लिखे गए मैसेज को क्लियर कर देता है। अब अपने क्लास बनाई थी, उस क्लास का यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो क्यू का अपन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्यू सेमीकोलन से टर्मिनेट। तो क्यू अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास सारे राइट्स है। ये क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन एंड पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा, 1 नंबर पर ऐड, 2 नंबर पर डिलीट, 3rd नंबर पर ट्रेवर्स, 4th नंबर पर एग्जिट। ये अपन लूपिंग स्टेटमेंट के द्वारा स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे, ताकि यूजर के पास में बार बार एक मैसेज डिस्प्ले होता रहे और उस चॉइस के अकॉर्डिंग यूजर का वर्क परफॉर्म होता रहे। तो केस के अकॉर्डिंग यदि वर्क को परफॉर्म करना होता है तो स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज किया गया है, जिसमें जितने भी केसेस होंगे 1 बाय 1 चेक होंगे। जिस केस के साथ आपकी वैल्यू मैच हो जाती है वह केस एग्जीक्यूट हो जाता है, और अगर केस के साथ वैल्यू मैच नहीं होती है तो कंट्रोल ट्रांसफर होकर नेक्स्ट केस पर चला जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक केस को 1 बाय 1 मैच किया जाता है। अगर किसी भी केस के साथ आपकी वैल्यू मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट में लिखा गया स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जितने भी अपन ने केस थे वो लिख दिया। अगर आप केस 1 को सेलेक्ट करोगे तो आपका एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, केस 2 सेलेक्ट करोगे तो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, केस 3 सेलेक्ट करोगे तो आपका ट्रेवर्स ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और केस 4 यदि आप सेलेक्ट करते हो तो आप उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाओगे। तो इस प्रकार से आपके केस मैच होंगे तो वो लूप आपकी चलती रहेगी। इसी प्रकार जितने भी आपके फंक्शंस थे, ऐड फंक्शन, डिलीट फंक्शन, उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स आपको पूरा नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। नोटबुक में नोट डाउन करने के बाद इस प्रोग्राम को आपको सिस्टम पर डिज़ाइन करना है और एग्जीक्यूट करवाना है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वह भी आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो यह प्रोग्राम मैं आपको भी एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ स्टूडेंट्स। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए Ctrl+F9 की को प्रेस किया जाता है।
जैसे Ctrl+F9 की को प्रेस करोगे, आपके प्रोग्राम में यदि किसी भी प्रकार की एरर नहीं है तो आपके प्रोग्राम का रिजल्ट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि इस प्रकार होगा 1 ऐड, 2 डिलीट, 3rd ट्रेवर्स एंड 4th एग्जिट। अब आपको यहाँ पर ये चॉइस पूछ रहा है स्टूडेंट एंटर योर चॉइस इक्वल टू, तो आप इन 4 ऑप्शंस में से क्या चॉइस सेलेक्ट करते हो, वर्क परफॉर्म करना चाहते हो, वह यहाँ पर टाइप किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चॉइस सेलेक्ट कर दी 1, तो यहाँ पर आपका इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इस प्रकार क्यू में आपका इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंटर द डेटा इक्वल टू, आप क्यू में क्या डेटा एंटर करना चाहते हो वो वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है, देन एंटर। अगेन आपके पास मैसेज आ जाएगा एंटर योर चॉइस इक्वल टू। अब आप क्या चॉइस एंटर करना चाहते हो वही, तो मैं क्यू में डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी चॉइस रहेगी 1। क्या डेटा एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हो वो वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, देन एंटर। अगेन आपको ये चॉइस पूछेगा, यहाँ पर आपको चॉइस एंटर करनी है। अगेन मेरे को इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मेरी चॉइस रहेगी 1, एंटर। क्या एलिमेंट इंसर्ट करना है वो वैल्यू आपको लिखकर एंटर की प्रेस करनी है। अगेन स्टूडेंट्स आपको ये चॉइस पूछेगा, तो अपन ने क्यू के अंदर 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, फर्स्ट 10, सेकेंड 20 एंड थर्ड 30। तो इन एलिमेंट्स की लिस्ट को यदि डिस्प्ले करना चाहते हैं तो अपना 3rd चॉइस को सेलेक्ट किया जाएगा, देन एंटर। तो आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका 10, सेकेंड 20 एंड थर्ड 30। तो इस प्रकार से फर्स्ट एलिमेंट जो स्टोर हुआ है उसको स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और लास्ट जो है उसको पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्यू में से यदि किसी भी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल में आपका जो एलिमेंट स्टोर होगा वो आपका सबसे पहले डिलीट किया जाता है। तो उसके लिए आपके पास अगेन ये चॉइस पूछेगा, डिलीट करने के लिए आपकी चॉइस होगी 2। क्या एलिमेंट ऑटोमेटिकली आपका जो एलिमेंट 10 स्टोर था वह डिलीट हो जाएगा और आपके सामने मैसेज आ जाएगा द डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार 1 बाय 1 यदि सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है तो 10 आपका डिलीट हो गया, तो स्टूडेंट्स अब आपके मेमोरी में ओनली 20 एंड 30 एलिमेंट्स ही स्टोर हैं। इसी प्रकार अगेन मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट में 20 स्टोर है, वह एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार 1 बाय 1 यदि सभी एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है तो आपकी जो क्यू होती है वह एम्प्टी हो जाती हैं, और उस सिचुएशन में यदि आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आपका डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है और मैसेज डिस्प्ले हो जाता है क्यू इज एम्प्टी। तो स्टूडेंट यह कंडीशन आपको याद रखनी है, क्यू जब भी एम्प्टी होगी तो डिलीट ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म नहीं होता है। और फिर जब आपका सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का जिससे एग्जिट होना चाहेंगे तो अगेन आपको चॉइस एंटर करनी पड़ेगी 4। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप उस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। थैंक यू।